वो है हमारा ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर क्या होता है? देखिए, मान लेते हैं कि कंपनी ने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट करा है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड कर देते हैं कंपनी के टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से। टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से तो हमें पता चल जाएगा कि पर शेयर कंपनी का ईपीएस कितना है। यानी कि अगर मेरे पास एक शेयर है तो मुझे एक शेयर के पीछे कितना प्रॉफिट हो रहा है। EPS इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नेट प्रॉफिट। तो ये अगर हमें EPS पता लगाना है तो हमें नेट प्रॉफिट लेना होता है, ना कि ग्रोस प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट का मतलब है कि जितनी भी हमारी सेल हुई है उसमें से हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होंगे वो माइनस हो जाएंगे, तो हमारे पास निकल के आएगा नेट प्रॉफिट। तो हमें क्या करना है, हमें जो नेट प्रॉफिट है, ठीक है, नेट प्रॉफिट को हमें डिवाइड करना है बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से। तो जो कंपनी होती है वो अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में वो ईपीएस ज़रूर शो करती है। अगर हम ईपीएस की बात करें तो ईपीएस आपको यहाँ पे दो तरीके के देखने को मिलेंगे। पहला होगा आपका बेसिक ईपीएस और दूसरा होगा आपका डाइल्यूटेड ईपीएस। अभी बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, बेसिक ईपीएस में क्या होगा कि कंपनी के जो शेयर होंगे हम उसके हिसाब से निकालेंगे, मतलब नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। लेकिन अब कंपनी के पास क्या होता है कि कंपनी कुछ और भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट इशू कर देती है जिनको वो लोग बाद में शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स। अगर हम डिबेंचर का एग्जांपल लें, देखिए डिबेंचर हम सेकंड चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। डिबेंचर का मतलब क्या है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको कंपनी इशू करके मनी रेज करती है, मतलब मनी उधार में लेती है लोगों से। लेकिन अगर वो डिबेंचर ऐसे हैं जिनको बाद में इक्विटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो यहाँ पर अब ये भी सिचुएशन बन के आती है कि कंपनी का जो ईपीएस जो अभी हमको शो हो रहा है हो सकता है वो रॉन्ग हो। मतलब कि अभी हमारे पास जो कंपनी का नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर वो 1 लाख है, लेकिन अगर डिबेंचर होल्डर्स ने अगर अपने डिबेंचर इक्विटी में कन्वर्ट कर दिए तो वहाँ पे हमारा ईपीएस कम हो जाएगा। जहाँ पर 1 लाख प्रॉफिट डिवाइड बाय, मान लेते हैं कि कंपनी पर 10,000 शेयर थे, तो यहाँ पे जो हमारा ईपीएस निकल के आएगा वो कितना होगा, 10 रुपये पर शेयर। लेकिन अगर डिबेंचर भी कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी में तो यहाँ पे जो हमारा ईपीएस है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा कम हो जाएगा। तो यहाँ पर उसी की बात हो रही है, तो उसे कहते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस। तो यहाँ पर हम ये जूम करते हैं कि अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि जिसको हम बाद में इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसके पीछे तो अगर कन्वर्ट हो जाता है तब हमें कितना ईपीएस मिलेगा। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कि मैट्रिसेस फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पर कुछ हम इस चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो थोड़ी सी हट के हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है, जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस में शो हो रहा है 1 लाख रुपए, वो एक्चुअल में वो प्रॉफिट है, बट एक्चुअल में वो होता नहीं है। क्यों? देखिए, हो सकता है कि कंपनी ने 80,000 रुपये का रॉ मटेरियल उन्होंने ख़रीदा और 1 लाख रुपये का उन्होंने बेच दिया, मतलब सारा खर्चा वर्चा लगा के। तो आपको लग रहा होगा कि 20,000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। बट अगर मैं ये कहूँ कि जो हमने 1 लाख का माल बेचा है वो हमने उधार पे बेचा है, तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो हमें 20,000 का प्रॉफिट शो हो रहा होगा, बट एक्चुअल में वो अभी रिसीव नहीं हुआ है। तो उसी तरीके से कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो हम लोगों ने जो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होता है वो तो हमने देख रखा है, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो हमारा फॉर्मेट होता है वो भी हमने देख रखा है। बट उससे क्या होता है, उससे ना हमें एक्चुअल फिगर हमें सामने देखने को नहीं मिलती। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको मल्टी स्टेप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब ये होता क्या है, देखिए ये आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी बुक में बना के दे रखा है। तो ये हम चाहें तो अपनी तरफ से खुद बना सकते हैं। मतलब हम खुद से कैसे बनाएंगे, जैसे कि हमने कंपनी का रेवेन्यू लिख दिया, फिर अदर ऑपरेटिंग इनकम रख दी, फिर जितने खर्चे हैं वो लिख दिए, ठीक है। तो जैसे ही हम
रिवेन्यू में से हम अपने जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं माइनस करेंगे, ठीक है, मतलब और में जितने भी एक्सपेंसेस हैं माइनस करके सिर्फ कुछ चीज़ों को छोड़ के, जैसे डेप्रिसिएशन, टैक्स, इंटरेस्ट, इन सारी चीज़ों को छोड़ के हमने सब कुछ हमने माइनस कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, इबिडा। क्या निकल के आएगा, इबिडा, ठीक है, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ठीक है। अब हम ऐसे क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जब हम रेशियो पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमारी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, प्लस इससे है ना हमें जो ओवरव्यू है एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का वो अच्छे से मिल जाता है। तो मैंने इबिडा निकाल लिया, फिर जैसे ही इबिडा में से हम डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन हम माइनस करते हैं तो हमें मिल जाता है इबिट, ठीक है, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर उसमें से अगर हम इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं, यानी ये वो इंटरेस्ट है जो कंपनी पे कर रहा है, मतलब कंपनी ने पे किया है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम्स, ये हमारे पास आ जाता है। फिर अगर हम एक्सेप्शनल आइटम्स माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो फिर हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर टैक्स अगर हम माइनस कर दें, फिर हमारे पास आ जाता है पैट, ओके। फिर हम एक्सेप्शन आइटम्स, और अगर हमारे पास ठीक है अगर कोई टैक्स इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है, एक्सेप्शन आइटम्स पे, अगर वो पॉजिटिव है तो यहाँ पे उसको हम लेस कर देंगे, सॉरी अगर वो पॉजिटिव है तो ऐड कर देंगे, नेगेटिव है तो लेस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास फिर निकल के आता है एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब कुछ लोगों को थोड़ी दिक्कत हो रही होगी कि एक्सेप्शन आइटम्स क्या होता है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम मतलब कुछ खर्चे या फिर कुछ इनकम ऐसे होती हैं जो कि हम पहले उसको एडजस्ट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और इंटरेस्ट वगैरह हमने एडलेस करा, तो उसी तरीके से कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो कि इसमें नहीं आते हैं, ठीक, उस तो हम उसको अलग से ही हम लिखते हैं। तो अगर हमारा एक्सेप्शन आइटम्स अगर हमारा पॉजिटिव है तो उसको ऐड करेंगे, और अगर नेगेटिव है तो उसको हम लेस करेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा ये क्या था, ये पॉजिटिव था, बट लेकिन यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम्स ये ऑलरेडी माइनस में था, तो हमारा क्या हुआ, जो लॉस था वो हमारा कम हो गया। बट यहाँ पे देखिए अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो यहाँ पे वो नेगेटिव में था। फिर आप यहाँ पे देख रहे होगे कि एक हमें दे रखा करंट टैक्स, ये देखिए दे रखा है हमको करंट टैक्स, और एक दे रखा है हमें डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। ये हमने जो हमारी लास्ट वीडियो तो हमने उसमें बात करा था हमने, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो हमारी लास्ट वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर आता है एक्सेप्शन आइटम्स अगेन, उसके बाद टैक्स इम्पैक्ट ऑन एक्सेप्शन आइटम्स, ठीक है, इसके ऊपर कौन कौन से टैक्सेस हैं, ठीक है, हो सकता है वो पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो, तो पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से हम उसको ऐड लेस हम करने वाले हैं। नाउ अब हमें एक्चुअल में पता चलता है कि कंपनी को कितना प्रॉफिट या फिर कितना हमें लॉस हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो हमें क्या करना है, हमें रेवेन्यू में से हमें सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करना है, तो हमारे पास निकल आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये समझिए कि डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब क्या, मैंने रॉ मटेरियल मैंने ख़रीदा, मैं कुछ कपड़े खरीद के लेकर आया, ठीक है, मैं मेरा जो बिज़नेस है वो मैं ये है कि मैं कपड़े मैं सिलता हूँ और उसको बेचता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं 50,000 का मैं मटेरियल ख़रीद के लेकर आया और उसको सिलवाया, फिर उसकी पैकेजिंग वगैरह करी, बाकी सारी चीज़ें, तो वो सब मिलाकर मेरा जो खर्चा आ गया वो 80,000 का आ गया, और मैंने उसको 1,00,000 रुपये का मैंने बेच दिया, ठीक है। तो जो मैं रॉ मटेरियल वगैरह खरीद के मैं लेकर आया था उसे आप बोल सकते हो कि वो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो अगर मैं 1,00,000 में से अगर मैं डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करता हूँ, यानी कि 50,000 अगर मैं माइनस करता हूँ, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा 50,000, ठीक है। बट अगर मुझे नेट प्रॉफिट पता लगाना है तो मुझे सारे एक्सपेंस मुझे माइनस करने पड़ेंगे। तो टोटल एक्सपेंस कितने हैं हमारे, देखिए 1,00,000 की हमारी सेल हुई है, और टोटल जो हमारे एक्सपेंस है वो है 80,000 के, यानी कि 20,000 हो गया हमारा नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन की। देखिए जो भी हमारा नेट प्रॉफिट होता है, ठीक है, अगर हम उसमें से, ठीक है, अगर हम उसमें से इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन और टैक्स वगैरह माइनस नहीं करते हैं तो उसे हम बोल सकते हैं कि वो हमारा इबिटा है।
तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेट प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी इज अफेक्टेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो इफेक्ट होता है किसकी वजह से, इंटरेस्ट की वजह से, एक्सपेंस की वजह से, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन की वजह से। इंटरेस्ट एक्सपेंस इज ड्राइवन बाय द फंडिंग चॉइस ऑफ द कंपनी। अब देखिए इंटरेस्ट का जो पंगा है, यानी इंटरेस्ट वाला जो एक्सपेंस है वो आता क्यों है, क्योंकि कंपनी ने क्या कर रखा है, कंपनी ने लोन ले रखा है, तो लोन की वजह से तो जो इंटरेस्ट का एक्सपेंस है वो अराइज हो रहा है, अदरवाइज तो ऐसा होता ही नहीं। लेकिन जो डेप्रिसिएशन वगैरह होता है, ठीक है, जो डेप्रिसिएशन और जो अमोर्टाइजेशन होता है वो कंपनी के लिए ज़रूरी है लगाना, क्योंकि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है ना, वो हमें वो बोलती हैं उनको, उसकी वजह से क्या आता है, जो नेट प्रॉफिट है उस पर इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। सिमिलरली कंपनी में ऑल्सो अर्न सर्टेन इन्वेस्टमेंट इनकम और अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम विच आर गेन ड्राइवन बाय चॉइस ऑफ ट्रेजरी मैनेजमेंट। अब कई बार कंपनी को ऐसा होता है कि जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उस पर भी इनकम होती है, या फिर उसके अलावा और कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ठीक है, तो वो भी, तो उसकी वजह से भी कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो भी आपको कम ज़्यादा आपको देखने को आपको मिलता है। सो ऑल दीज आइटम्स अफेक्ट ए प्रॉपर कंपैरिजन ऑफ ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस बिटवीन टू कंपनीज, ठीक है। तो इसी वजह से तो जब भी आप दो कंपनीज के जो प्रॉफिट आप देख रहे हैं तो इस पर ज़रूर आप नज़र डालिए। फर्दर दीज आइटम्स ऑल्सो कॉज टैक्स इम्पैक्ट। अब इनकी वजह से जो टैक्स है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जैसे कि अभी हमने देखा कि जो टैक्स वगैरह है, ठीक है, वो कब हम चार्ज करेंगे, जब हमारा डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन हम पे कर देंगे, इंटरेस्ट वगैरह पे कर देंगे, तब हमारा टैक्स हमारा चार्ज होता है। तो इनकी वजह से हमारा जो टैक्स है वो भी कम जाता है, हम ये भी कह सकते हैं इनकी वजह से जो हमारा टैक्स है वो कम जाता है, क्योंकि पहले हम इंटरेस्ट पे करते हैं, फिर उसके बाद जो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन वगैरह है, ठीक है, आप वो हम वो निकालते हैं, सॉरी, क्योंकि पहले हम डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन हम पे करते हैं, उसके बाद इंटरेस्ट, तो उसकी वजह से जो हमारा टैक्स है वो हमारा कम आता है। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखिए हम ये इबिट हम निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर हम इबिटा की बात करें तो वहाँ पर आपको डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन भी आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि अगर आप उसको एज ए ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप लेके चलते हो तो यानी कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है आप उसको इग्नोर कर रहे हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब कि ऐसा कोई खर्चा जो कि हमारी कैपिटल पे हुआ हो, यानी सॉरी जो हमारे एसेट्स पे हुआ हो। तो अगर हम कोई एसेट बाय कर रहे हैं तो यानी कि वो जो खर्चा होगा उसे हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, या फिर इम्प्रूवमेंट वगैरह, या फिर डेप्रिसिएशन। तो ईबिट की वजह से क्या होता है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है हम उसको पूरी तरह से इग्नोर नहीं करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे जो एनालिसिस्ट होते हैं, जैसा कि इस बुक में लिखा हुआ है, वो क्या करते हैं, वो ईबिट को एज ए ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो लेके चलते हैं, फिर उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना है, फिर उसके बाद टैक्सेस लगाना। नेक्स्ट एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये एक ऐसा प्रॉफिट है जहाँ पर हमने ऑलमोस्ट हमने जितने भी हमारे एक्सेप्शनल आइटम्स हैं, नॉन रिकरिंग आइटम्स है, वो सारे के सारे हमने उसको कंसिडरेशन में हमने लिया है, ठीक है, और हमने हमारा जो नेट जो प्रॉफिट है हमने वो निकाला है। तो बाकी सारी चीज़ें तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएंगी, क्योंकि ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, बस आपको इतना बताना था कि यहाँ की एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो एक्चुअल में होता क्या है।